नमस्कार, राष्ट्रवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज जब बात देश की, तो सबसे बड़ा सवाल यह कि चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल कुछ भी कर जाएंगे क्या? 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ऐसा ही देखने को मिल रहा है और इसलिए यह सवाल पूछना पड़ रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति हो सकती है, धर्म की आड़ में वोट का फायदा मिल सके, भले ही इसके लिए कोई आतंकियों को भी शहीद बताए तो वो भी मंजूर, उसको भी मिला लो। यह सब हो रहा है मोदी योगी के विरोध के लिए। मोदी विरोध में अगर देश की छवि धूमिल हो रही है तो कुछ विपक्षी दलों को फर्क नहीं पड़ता। बाकायदा देश की छवि को खराब करने के लिए विदेशों से भी कई बार साजिशें रची गई, प्रोपेगेंडा चला। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की तरफ कार्यक्रम में हिस्सा लिया, तो इस अवसर पर पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश की छवि धूमिल करने की साजिश रची जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि इसे सिर्फ राजनीति कहकर पल्ला नहीं जोड़ सकते, क्योंकि सवाल किसी नेता, किसी दल का नहीं है, सवाल देश का है, राष्ट्र का है। पीएम मोदी ने क्या कहा, क्यों कहा, पहले यह सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। आप सभी इस बात के साक्षी रहे हैं कि भारत की छवि को धूमिल करने के लिए किस तरह अलग अलग प्रयास चलते रहे हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत कुछ चलता रहता है। इससे हम ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये सिर्फ राजनीति है। ये राजनीति नहीं है, ये हमारे देश का सवाल है। और जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो ये भी हमारा दायित्व है कि दुनिया भारत को सही रूप में जाने। पीएम मोदी देश के खिलाफ चल रहे प्रोपेगेंडा की बात कर रहे थे, राष्ट्रनीति की बात कर रहे थे। उस मंच पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश में हिंसा और तनाव का माहौल है। एक बार गहलोत साहब को भी सुन लीजिए। और उसी हिसाब से जो हम चाहते हैं कि देश में शांति, सद्भाव, भाईचारा उत्पन्न हो, मजबूत हो, जिसकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता भी है, क्योंकि थोड़ा देखने में आ रहा है तनाव का माहौल है देश के अंदर, हिंसा का माहौल है, उसे छुटकारा मिले, ये आपकी हम सबकी इच्छा रहती है। मैं समझता हूँ सत्य अहिंसा की मार्ग पे चल के ही हम समाज को और किसी देश को आगे बढ़ा सकते हैं। जहाँ शांति होगी वहाँ विकास होगा, ये हमारी धारणा हमेशा रही है। इसलिए शांति, सद्भाव, भाईचारा, सत्य, अहिंसा, ये हमारे मूल मंत्र है। मतलब मोदी सरकार है तो कांग्रेस नेताओं को देश में हिंसा और तनाव का माहौल नजर आ रहा है। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि देश में आपसी भाईचारा हो, सत्य हिंसा के मार्ग को आगे बढ़ाया जाए। अब गहलोत जी से सवाल पूछता हूं कि क्या आतंकी को शहीद कहने वालों को गले लगाकर सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ना है क्या? क्या जो बाटला हाउस कांड के आतंकियों को शहीद का दर्जा देने की बात कर रहा है, उससे कांग्रेस पार्टी यूपी चुनाव के लिए हाथ मिला रही है, उनकी फोटो डाल रही है कि ये हमें कह रहे हैं कि हमें वोट दे दो, इससे भाईचारा बढ़ेगा क्या? जो आदमी तौकीर रजा कहता है देश का नक्शा बदल देंगे, उस आदमी को कांग्रेस पार्टी प्रियंका वाड्रा मिलकर कहती है कांग्रेस के लिए वोट मांग दीजिए, इससे भाईचारा बढ़ेगा क्या? कांग्रेस नेता सचिन पायलट तो एक कदम और आगे चले गए। उन्होंने खुलेआम कह दिया कि जो बीजेपी के खिलाफ है, चाहे कोई हो, हम सबको साथ आने की जरूरत है। सुनिए सचिन पायलट को। तौकीर खान पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? हेट स्पीच गांधी के साथ उसकी फोटो वायरल हो रही है। देखिए, चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी का जो लोग विरोध करते हैं, पॉलिटिकल विरोध करते हैं, उन सबको साथ आने की जरूरत है। हम लोग सबका साथ लेते हैं और हम लोग नहीं समझते हैं कि इसमें मजहब, धर्म दादी देखनी चाहिए। जो जो ताकतें, संगठन, नेता, कार्यकर्ता भाजपा का विरोध करकर, कानून के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर पॉलिटिकल बातें करके उनका विरोध करना चाहते हैं, उन सबको साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन व्यक्तिगत कौन आया कौन गया, मैं इसको कुछ नहीं कहूँगा। सचिन पायलट कह रहे हैं कानून के दायरे और संविधान के दायरे में रहकर सब आ जाओ, लेकिन वही तौकीर रजा कानून और संविधान के दायरे में रहकर बयान नहीं दे रहे। बाटला हाउस एनकाउंटर में जिसे आतंकी बोल दिया गया, उसे शहीद करने की बात कह रहे हैं और कहते हैं सचिन पायलट की बीजेपी को रोकने के लिए सबको आना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं।
दरअसल कांग्रेस ने यूपी में तुष्टीकरण की राजनीति के लिए तौकीर रजा से हाथ मिला लिया। तौकीर रजा ने अभी कुछ दिन पहले ही प्रियंका वाड्रा से मुलाकात की और फिर कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया। लेकिन तौकीर रजा ने पहले हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला और अब बाटला हाउस में मारे गए आतंकियों को शहीद बताया। तौकीर रजा के ये दोनों बयान भी सुन लीजिए ताकि आपको स्पष्ट रहे कि क्यों कहना पड़ रहा है कि कुछ नेताओं और पार्टियों के लिए देश मायने रखना बंद हो चुका है। मैं देखता हूं मेरे नौजवानों के दिलों में कितना गुस्सा पनप रहा है। मैं डरता हूं उस वक्त से जिस दिन मेरे नौजवान ये गुस्सा फूल पड़ा, जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया, जिस दिन मेरा कंट्रोल इन नौजवानों पर खत्म हो गया। मुझसे बहुत लोग कहते हैं ये तुम तो बुज़दिल हो गए, तुम तो कुछ करना ही नहीं चाहते, लेकिन मैं कहता हूं तो पहले मैं मरूंगा, बाद में तुम्हारा नंबर आएगा। मुझे डर लगता है अपने हिंदू भाइयों से, खास तौर से कह रहा हूं, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। हाँ, वीडियो हो गई कंप्लीट हो, जिस दिन ये नौजवान ये कानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। अगर बटला हाउस इनकाउंटर की जांच करा ली होती, दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जो इंस्पेक्टर शर्मा मारे गए उस इनकाउंटर में, उनका कत्ल हुआ, उनको भी उनकी पुलिस ने मारा था, जांच नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि इससे पुलिस का मनोबल टूटेगा। पुलिस के मनोबल की उन्हें ज्यादा परवाह थी, हमारे मनोबल की, 20 करोड़ मुसलमानों के मनोबल की परवाह नहीं थी। हमारे बच्चों को इस तरह अलल एलान आतंकवादी कहकर मार डाला गया। जांच नहीं कराई गई, मनोबल तोड़ दिया गया 20 करोड़ मुसलमानों का। ऐसी बातें ये कह रहे हैं। अगर बिना जांच के ही कोर्ट में फैसला आ गया क्या? बिना जांच के ही उसे फांसी की सजा सुना दी गई क्या? कांग्रेस के नेता तौकीर रजा का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। ये फिर बोलने से बच रहे हैं, लेकिन आतंकियों को शहीद बताने का विरोध खुलकर कोई नहीं कर रहा। ऐसे में आज राष्ट्रवाद में सवाल कि मोदी से नफरत में देशद्रोही को भी गले लगाएंगे क्या? बीजेपी के विरोध में किसी को भी साथ ले आएंगे क्या? मोदी की राष्ट्र नीति वर्सेस विपक्ष की जीत नीति है क्या? वोट के लिए देश हित से समझौता क्यों किया जा रहा है? राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शुभ्रो कमल दत्ता, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। वरुण पुरोहित, कांग्रेस के नेता, जुड़ रहे हैं। और विजय राठी, समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे साथ हैं। वरुण पुरोहित जी, बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में कोर्ट का फैसला है, आतंकवादी कौन है नहीं है ये सामने है। जो आदमी कह रहा है कि उसको शहीद बता दीजिए, उस आदमी के साथ कांग्रेस पार्टी क्यों खड़ी है? और फिर अशोक गहलोत कहते हैं कि देश में अमन और शांति लानी है। नहीं कहा, जो लोकतांत्रिक मूल्यों का विध्वंस हो रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों को रक्षा करनी है, लोकतंत्र की रक्षा करनी है, देश को बेचने से, निजीकरण से रोकना है, तो हमको उस बात का विरोध है। मोदी जी से नफरत नहीं है, बीजेपी वालों को गांधी परिवार से नफरत है। मैं पहले भी कह चुका हूं, हमको किसी से नफरत नहीं है, हमको देश बचाना हमारा सबसे पहला लक्ष्य है। अब आप बात कह रहे हो तौफीक रजा जी की, तो वो उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, क्यों नहीं उन पर देशद्रोह के मुकदमे दर्ज किए? भाई, इनकी सरकारें केंद्र में, इनकी सरकार राज्य में, उन पे मुकदमे दर्ज करते, चाहे ओवैसी होते, चाहे ये होते, उन पे करते। अब ये बार बार हर बात को, हम पीडीपी के साथ जीडीपी नहीं बढ़ा रहे थे, हम कंधार में स्पेशल प्लेन से लेके नहीं गए आतंकवादियों को। फिर वही बात, वो अब ऐसी बातें आप खोलने लगते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं वरुण पुरोहित जी कि तौकीर रजा अगर बाटला हाउस एनकाउंटर के आतंकियों को शहीद बता रहा है, तो क्या यह आपको ठीक लग रहा है? वरुण पुरोहित की राय क्या है इस पर? मैं वरुण पुरोहित की राय बताऊंगा, पहले कांग्रेस की राय आपको बता दूं, कांग्रेस का पक्ष रख दूं, फिर मेरी निजी राय भी आपको रख दूंगा। मैं इंडिविजुअल राय भी देने में कोई डरता नहीं हूं। मैं आपको कह रहा हूं, लोकतांत्रिक मूल्यों का जो विध्वंस हो रहा है इस समय देश को, उसको बचाना सबसे पहला जरूरी है। उसमें जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, कोई सामाजिक संगठन हो, कार्यकर्ता हो, पत्रकार हो, जो भी साथ आना चाहे आ सकते हैं। अब आप, मैं कंधार का एपिसोड गलत नहीं था कि सुब्रमण्यम स्वामी जी तो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने किताब में लिखा कि ऐतिहासिक आत्मसमर्पण किया भारतीय जनता पार्टी ने, उसकी परिपाटी आगे चलाना चाहते हैं। अच्छा वरुण जी, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सूत्रों के हवाले से, और वो खबर ये है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव नहीं लड़ेंगे।
अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। सपा जिला संगठन ने अखिलेश यादव को प्रस्ताव भेजा है। कल अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो आजमगढ़ की जनता से पूछ के लड़ेंगे। और कल रात हमने न्यूज की पाठशाला में आपको बताया था कि क्यों, जब सब कह रहे हैं कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, हम क्यों कह रहे थे कि आजमगढ़ से वो नहीं लड़ेंगे और वो क्यों मैनपुरी से लड़ सकते हैं, ये भी हमने आपको बताया था। और अब वही खबर निकल कर आ रही है कि मैनपुरी के करहल से वो चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। सपा जिला संगठन ने अखिलेश यादव को प्रस्ताव भेजा है कि आप मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ लीजिए। अखिलेश यादव बार बार कहते रहे हैं कि हम वहां से लड़ेंगे जहां से पार्टी कहेगी, तो अब पार्टी के जिला संगठन ने प्रस्ताव भेजा है, ऐसी कुछ खबरें भी आ रही हैं। विजय राठी जी, इस खबर पर कोई जानकारी है आपके पास? अच्छा सर, हमारे पास अब खबर ये आ रही है कि सूत्रों से नहीं बल्कि कंफर्म खबर आ रही है कि ऐसा हुआ है और अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ सकते हैं, उनको प्रस्ताव भेजा गया है। राठी साहब, आप, हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन अगर है तो बताइए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ आप बोलिए, आप बोलिए। ये प्रस्ताव जहां से भी भेजा गया है, ये निश्चित, अभी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, आप बोलिए। तो ये बिल्कुल स्वागत योग्य है और 75 जिले में से कहीं पे भी अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस पार्टी ने काम किया हो 5 साल में, जो जनता की आंखों में सही तरीके से जो चमक हो जिसकी, उसके नेता कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। अभी धीरे धीरे पता चल जाएगा कि कहां से चुनाव लड़ना है। तो मुझे लगता है ये कोई बहुत ज्यादा बड़ा ऐसा विषय नहीं है योगी जी की तरह कि पहले वो और उनके लोग बोले कि वहां से चुनाव लड़ना है और फिर वहां देखे कि वहां तो सब चंदा चोर और घोटाला अपने लोगों को दे दिया, सब पैसा जमीन पर विजय राठी जी, लोग जब अगर अभी थोड़ी देर में मान लीजिए ऐलान हो जाए कि वो मैनपुरी से लड़ेंगे, तो लोग ये नहीं पूछेंगे जैसे आप तर्क दे रहे थे कि गोरखपुर चले गए, डर गए थे, तो वो भी कहेंगे कि अखिलेश यादव भी डर गए, मैनपुरी चले गए। अभी किसी ने कोई ये चर्चा नहीं की थी कि कहां से लड़ेंगे, कयास लगाए जा रहे थे, अभी कंफर्म नहीं हुआ था। जब कंफर्म होगा तो वहीं से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हाँ, तो अगर 80 सीट पे जीत रहे हैं, जनता साथ में है आपके, तो फिर तो गोरखपुर से लड़ते ना मैनपुरी से, वो भी वहीं अपने घर चले गए। नहीं, ये कोई बात थोड़ी होता है कि दोनों का, गोरखपुर से लड़ना जो है वो घर भेजना होता है, मैनपुरी से लड़ना कोई बात नहीं होती है। ये क्या बात हुई सर? आपको मैं बता दूं, देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी पर मुकदमे लगते हैं तो इनके लोग कहते हैं ये राजनीतिक है, और जब हम पे मुकदमे लगते हैं तो ये कहते हैं आपराधिक है। कैसे बदल जाती है इनकी परिभाषा? तो आप भी वही वाला इस्तेमाल कर रहे हैं कि गोरखपुर से लड़ना जो है वो घर चले जाना है, डरना है, और अखिलेश यादव का मैनपुरी से लड़ना जो है वो अपनी ताकत दिखाना है। आप भी वही फॉर्मूला अपना रहे हैं। मुद्दा नहीं बनाया हमने, कभी उसको मुद्दा नहीं बनाया। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं, हमारे सहयोगी रविकांत जुड़ गए हैं। रविकांत, क्या जानकारी है, क्या ये कंफर्म है कि अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ेंगे या अभी घोषणा होने में वक्त लग सकता है? देखिए सुशांत, जब भी किसी बड़े नेता को कहीं से चुनाव लड़ना होता है तो सबसे पहले वो अपने पदाधिकारियों से, अपने समर्थकों से इस बात को कहलवाते हैं कि अगर हमारे नेता यहाँ से चुनाव लड़ते तो बड़ा अच्छा होता। अभी आधिकारिक तौर पर इस बात का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले में योगी आदित्यनाथ के पास एक एज है, इसीलिए अखिलेश यादव ऐसी सीट ढूंढ रहे हैं जहां पर वो भी नामांकन करके पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचार कर सके, उनको व्यक्तिगत रूप से अपने सीट की चिंता ना रहे। समाजवादी पार्टी की तरफ से सेफ सीट ढूंढी जा रही है, क्योंकि मैनपुरी का जो इलाका है वो यादव परिवार का गढ़ माना जाता है, इसीलिए उस जगह से चुनाव लड़ने की बातें जो है उनके नहीं रविकांत, अगर वहां के जिला संगठन ने ये प्रस्ताव भेजा है तो अपनी मर्जी से तो नहीं भेज दिया होगा। अखिलेश यादव की मर्जी के बिना तो वहां पत्ता नहीं हिलता है। तो अगर भेजा है तो क्या पूछकर भेजा है या ये जमीन तैयार की गई है, बनाई गई है कि भाई हमने भेजा तब ये वहां से चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल सुशांत, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये प्री प्लान्ड होता है, जमीन तैयार की जाती है। पहले कार्यकर्ताओं को कहा जाता है कि आप इस बात को लेकर डिमांड कीजिए, पब्लिक को कहिए कि अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़े। उसके बाद पार्टी का जो नेतृत्व है वो ये कहता है कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग डिमांड कर रहे हैं, इस वजह से मैं इस इलाके से चुनाव लड़ूंगा। तो एक तरीके से
सुनियोजित तरीके से ये पूरी प्लानिंग होती है। और ऐसे में जो यादव परिवार है, अखिलेश यादव हैं, वो ये चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ठीक के है। तरीके वो भी एक ऐसी राकेश जी, अगर ये खबर अभी थोड़ी देर में और कंफर्म हो जाए कि अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी इसे कैसे देखती है और इसका क्या मैसेज है, पॉलिटिकल मैसेज? लोकतंत्र में उनको आजादी है, भारत का संविधान ये आजादी देता है कि उत्तर प्रदेश में कहीं से भी चुनाव लड़े, जहां से चुनाव लड़ना चाहे तो मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे, हम उनका स्वागत करेंगे और मैनपुरी में भी उनको हम पराजित करेंगे। क्योंकि मैनपुरी में अगर लोकसभा का चुनाव देखा जाए तो प्रेम सिंह साठे ने पिछली बार चुनाव बहुत अच्छा लड़ा था और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों का गठबंधन था और दोनों ने गठबंधन न किया होता तो मुलायम सिंह यादव निकल के वहां मुश्किलें खड़ी हो जाती। भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी में पिछली बार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रखी थी। हमें पूरा भरोसा है कि अगर वो मैनपुरी के करहल सीट से भी आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वहां पराजित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगी और विधानसभा पहुंचने से उनको रोकने में हर संभव ताकत लगाकर उनको रोक देगी। समाजवादी पार्टी के लिए एक एक विधायक महत्वपूर्ण हो गया है, वो एक एक विधायक किसी तरह से जिता करके अपनी उपस्थिति बनाए रखना चाहते हैं और इसीलिए अखिलेश यादव पर बहुत दबाव है कि भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जी वो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ गए, सेनापति स्वयं मैदान में है, तो समाजवादी पार्टी के सेनापति अब तक भाग क्यों रहे हैं? इसलिए अखिलेश यादव जी भारी दबाव में अब ये निर्णय कर रहे हैं, लेकिन ये तय नहीं कर पा रहे कि वो कहा जाए। लोग यहाँ से लोकसभा चुनाव जीते हैं आजमगढ़ में उनकी हालत खराब है क्योंकि आजमगढ़ की जो छवि उन्होंने बनाकर रखी थी, इस 5 वर्ष में आजमगढ़ की छवि को हमने बहुत बदलने का काम किया है। आजमगढ़ की सरायनीर और संजयपुर के नाम पर आजमगढ़ को जो एक आतंक की राकेश जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं और विजय राठी जी आप जोड़ना चाह रहे हैं, मैं आपके पास भी आऊंगा, बाकी मेहमानों से भी रिएक्शन लूंगा इस बड़ी खबर पर। प्रशांत हमारे सहयोगी भी जुड़ गए। प्रशांत, आपके पास और क्या खबर है इस ब्रेकिंग न्यूज पर? सुशांत, इस बात को फाइनल कर लिया गया है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अब मैनपुरी के करवल सीट से लड़ेंगे। आपको याद हो 20 साल पहले करीब ये यहाँ पे भाजपा की जीत हुई थी, उसके बाद से लगातार ये यादव परिवार के और यादव परिवार के करीबियों की सीट मानी जाती रही है। तो एक ऐसा चुनाव जहां पर कि ये कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव कहीं से भी चुनौती देने को तैयार है। ऐसा क्यों होता है कि अखिलेश यादव अपने ही गृह क्षेत्र में, अपने ही गढ़ में जाके चुनाव लड़ रहे हैं? ये एक सवाल उठता है और ये सवाल लाजमी भी है क्योंकि भाजपा की तरफ भी अगर देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहीं ना कहीं अपने घर जाके चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तो दोनों ही पार्टियां अपने अपने सेफ सीट पर चुनाव लड़ रही है। दोनों पार्टियों के जो अध्यक्ष है और दोनों पार्टियों के जो चेहरे हैं वो अपने अपने सेफ सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, शुभ्रो कमल दत्ता, आप इसको कैसे देख रहे हैं? अगर अखिलेश यादव जो कह रहे हैं 80% लोग हमारे साथ हैं और वो एक सेफ सीट चुनते हैं, और क्या ये सेफ सीट है या नहीं, इसका भी एनालिसिस कीजिए। और अगर वो मैनपुरी के करहल को चुनते हैं तो इसका क्या पॉलिटिकल मैसेज जाएगा? कहीं ना कहीं पे सेफ सीट के चलते ही श्रीमान अखिलेश यादव जी ने इस सीट का चुनाव एक तरह से डिसीजन लिया है कि यहां से चुनाव लड़ेंगे। अगर 80% जनता उत्तर प्रदेश के अगर श्रीमान अखिलेश जी के साथ है तो कहीं से भी श्रीमान अखिलेश जी लड़ सकते थे और कहीं से भी चुनाव जीत सकते थे। कल ही इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बाकायदा कहा था कि आजमगढ़ के जनता और आजमगढ़ के कार्यकर्ताओं से पूछूंगा कि वहां से लड़ना है या नहीं लड़ना है, और अगर वो हाँ कहेंगे तो जरूर लड़ूंगा आजमगढ़ से। तो क्या मैं मान के चलूं श्रीमान अखिलेश यादव जी, आजमगढ़ के जनता ने मना कर दिया है आपको कि आपकी करारी हार होगी वहां से, इसलिए आजमगढ़ से मत लड़िए। ठीक है विजय राठी जी, ये बड़ा प्रश्न पूछ रहे हैं शुभ्रो कमल दत्ता। अगर करहल से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव तो इसका मतलब आजमगढ़ ने उनको नकार दिया क्या? देखिए ऐसा है सुशांत जी, आजमगढ़ भी घर है, इटावा भी घर है, मैनपुरी भी, पूरे 75 जिले घर है। एक चीज का आप मुझे जवाब दीजिए, अगर वो इटावा से किसी सीट से कहते तो ये कहते हमें पता था वहां से लड़ेंगे, वहां से नहीं लड़ेंगे। अगर आजमगढ़ से कहें तो ये कहते हमें पता था वो सांसद है इसलिए वहां से लड़ेंगे, वहां से नहीं लड़ेंगे। अरे भैया कोई मुद्दा है? 403 सीटें कहीं से भी लड़ते तो तुम यही कहते हमें पता था। पिछले हफ्ते तक यही सारी बातें बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे जब आप योगी जी पर सवाल उठा रहे थे। आज आप वही जैसे लग रहा है उनकी स्क्रिप्ट आप बोल रहे हैं। दूसरी बात का मैं जवाब दे दूं, राकेश जी है, थोड़ा सा ये तो बोलिए, अगर ये बोल रहे हैं कि अगर करहल से भी लड़े तो हम हराएंगे तो भैया मुस्कुरा के तो बोलिए
इतना दुखी मन से क्यों बोल रहे हो? अरे पर मैं ये कहना कह भी रहा हूं पड़ रहा विजय है, राठी जी, और विजय मन भी राठी जी, दुखी मैं है, तो ये कह रहा हूं, दुखी है, मैं अभी आप भी राकेश जी से जानते बोलने हैं, वाला था आप भी कि जिस पार्टी जी। को पिछले एक हफ्ते से आप लोग जो है वो हर जगह पर कॉर्नर किए हुए थे कि देखिए योगी जी डर गए, योगी जी डर गए, उसके बावजूद राकेश जी ने कितना संयमित जवाब दिया। एक बार भी नहीं कहा कि अखिलेश यादव डर गए। वो कह रहे जहां से चाहे लड़ सकते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनको मैनपुरी में भी हरा देंगे। ये उनका जवाब था। और आप लोग एक हफ्ते से जो कह रहे थे, आज वही बीजेपी वाला जवाब खुद दोहरा रहे हैं। देखिए दोनों जो चीजें, दोनों में सुशांत जी बहुत अंतर है। अच्छा, आप दोनों को एक पैमाने में नहीं समझाइए, अंतर समझाइए जरा। अगर योगी आदित्यनाथ जी की बात है तो योगी आदित्यनाथ जी हमेशा पूरे 4-4.5 साल जिस चीज को याद नहीं करते, पूरे 4.5-5 साल किस चीज से जनता परेशान होती है आप ये बताइए मुझे। वो रोजगार ढूंढती है, वो बिजली महंगी का मुद्दा होता है, महिला सम्मान अपराध होता है, लेकिन ये लास्ट के 1 महीना 15 दिन में उन सारे मुद्दों को हटा करके कहां ले जाना चाहते हैं? सिर्फ 2 या 3 शहरों पे ले जाना चाहते हैं, ये रोजगार पे नहीं ले जाना चाहते। ये तो गोरखपुर जाने से मुद्दे हट गए। क्या बोल रहे हैं विजय राठी जी? गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे तो मुद्दे खत्म हो गए। एक चीज बताइए सुशांत जी, क्या अयोध्या से सांसद है योगी जी? सांसद नहीं है। हमारे तो आजमगढ़ से सांसद है, इसलिए हमने कहा वहां से लड़ लेंगे। अगर वो अयोध्या से सांसद, बहुत अच्छी बात है, अब लड़ सकते थे, उसके बाद उन्हें लगा कि यहां से नहीं होगा तो गोरखपुर चलेगा, इसलिए सवाल उठा। हाँ। हम आजमगढ़ से सांसद हैं, इसलिए हमने एक जगह की बात की और दूसरी जगह की हम। अरे पर मैं तो दूसरा पूछ रहा हूं भाई, आप आजमगढ़ से सांसद हैं तो आपको, और आप कह रहे 80% यूपी आपके साथ खड़ा है, तो गोरखपुर में घुस के हरा देते योगी आदित्यनाथ को, तब मैं मानता कुछ चुनौती है। चले गए मैनपुरी और वहां से लड़ रहे हैं और कह रहे हैं भैया 80% पब्लिक साथ है। कौन मानेगा सर इस नैरेटिव को? यही मैं कहता हूं आपसे कि सवाल यही उठता है कि 403 सीट है, कहीं से भी अगर लड़ने की हम लोग इच्छा जाहिर करें तो आप कहेंगे यहां से क्यों, वहां नहीं कहेंगे। आप गोरखपुर से लड़िए, नहीं कहेंगे। आप गोरखपुर से लड़िए, मैं अखिलेश यादव का मीम बनाकर चलाऊंगा, पीछे सुपरमैन का लगा दूंगा कि चैलेंज देने सुपरमैन पहुंचे गोरखपुर। लगाइए, बोलिए गोरखपुर से लड़वाइएगा गोरखपुर से, मैं बनवाऊंगा मीम और पूरा आधे घंटे का शो चलाऊंगा, सुपरमैन हराने आया है योगी जी को। व्यक्ति के गारंटी से नहीं चलता प्रदेश सुशांत जी, एक व्यक्ति की। राकेश जी बोलिए, राकेश जी बोलिए। प्रदेश चलता है जनता की गारंटी से, और जनता ये मान चुकी है। उनको ये दिक्कत है राकेश त्रिपाठी जी कि आप मुस्कुरा के क्यों नहीं बोल रहे कि हरा देंगे? चिंता में है आप? नहीं, हम बिल्कुल मुस्कुरा के बोल रहे हैं और तर्कों के साथ बोलेंगे, तर्कों के साथ बताएंगे। आप सुशांत जी अगर 2019 के परिणाम आप देख लें तो बहुत कम सीटें ऐसी हैं लोकसभा चुनाव की जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने लाखों से अपनी जीत हासिल नहीं की है। कुछ सीटें ऐसी हैं उंगलियों पर गिनी जा सकती है जिन सीटों को 384 सीट हारा मुलायम सिंह यादव 2019 के चुनाव में 384 सीट हारे गठबंधन से। राठी भाई मैं आपको मौका दूंगा, राठी भाई आपको मौका दूंगा, एक बार कंप्लीट कर ले, वो फिर आपको मौका देता हूं। बोलिए। मैं जो बात कह रहा हूं कि प्रेम सिंह साक्य भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में उम्मीदवार थे और मुलायम सिंह यादव जी वहां चुनाव लड़ रहे थे। मुलायम सिंह यादव जी के पक्ष में प्रचार करने के लिए मायावती जी को जाना पड़ा था। मायावती जी के समर्थन, सहयोग और उनके वहां जाकर के अपील करने के बाद मुलायम सिंह जी हजारों वोटों से केवल जीत पाए, लाखों से नहीं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के 50 से ज्यादा ऐसे सांसद हैं जो लाखों वोटों के अंतर से जीते हैं, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख के अंतर से। और मुलायम सिंह यादव जी हजारों वोट के अंतर से केवल जीते थे। प्रेम सिंह साक्य जी ने उनको जब उनकी ये स्थिति कर दी थी तो हम आज दावे भी कह सकते हैं कि मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी का संगठन तंत्र इतना मजबूत है और डबल इंजन की सरकार ने हमारे काम किया है, हम पूरे भरोसे से कह रहे हैं। वो मैनपुरी की करहल से ही लड़े, हम तो तैयार है, वो लड़े करहल से, हम करहल से हराएंगे उन्हें, हम उनकी साइकिल को वहीं पंचर कर देंगे। मैं जवाब दे दूं? साइकिल पंचर कर देंगे राठी साहब, एकदम खुली चुनौती दे रहे हैं कि वहीं से लड़िए, साइकिल पंचर कर देंगे और चेन भी खोल देंगे, कह रहे हैं। सुशांत जी, जब 2019 का गठबंधन हुआ था उसमें अगर आप देखें तो 384 विधानसभा की सीटें गठबंधन ने जीती थी। एक बात हो रहा है, आप देखिए इनके सारे प्रवक्ता एक बात बोलते हैं, 2014 में क्या हुआ, 2017 में क्या हुआ, 2019 में। इनका मतलब है कि जो चीजें 2019 और 2017 में चली वो बरकरार हैं। मतलब इनका यह है कि चुनाव मत करवाइए, उसी के आधार पे ये मान रहे कि हम जीत रहे हैं। मतलब इस हिंदुस्तान में पर सर एनालिसिस तो ऐसे ही होता है सर। अभी इंडिया साउथ अफ्रीका अगर मान लीजिए सेंचुरियन पार्क में मैच खेलेंगे तो पिछला उठा के देखेंगे ना कि पिछला 5 मैच कौन जीता कौन हारा। इसका मतलब थोड़ी है कि वही टीम होगी।
क्या 2017 में जो स्थिति थी 2022 में वो स्थिति है? क्या कुलदीप सेंगर ने बलात्कार किया था तब? क्या किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ी थी? क्या इतनी महंगाई थी? क्या डीजल महंगा था? क्या आरक्षण खाया गया? क्या नौकरी छीनी गई? क्या लाशें जली गंगा में, लाशें बहाई गई थी? आज स्थिति ठीक है राकेश जी, इसका जवाब दीजिए। परिस्थितियां वो कह रहे हैं बदल चुकी हैं, वो कह रहे हैं परिस्थितियां बदल चुकी हैं, पूरा आक्रोश है आपके खिलाफ, इसलिए पिछला कंपैरिजन नहीं हो सकता। राकेश जी नहीं, मैं बिल्कुल कंपैरिजन होगा, जनता कंपैरिजन करेगी। जब ये कुलदीप सेंगर का मामला उठाते हैं तो जनता कंपैरिजन करेगी कि भाजपा के एक विधायक पर आरोप लगता है, गिरफ्तारी होती है, जेल जाते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के एक मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर आरोप लगता है, एफआईआर दिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट से कहने के बाद एफआईआर दर्ज होती है। गिरफ्तारी अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं होती है। गायत्री प्रजापति को बाकायदा उम्मीदवार घोषित करके अखिलेश यादव उनका प्रचार करते हैं, कैसे उनके दलुआ बन करके गायत्री प्रजापति वो लगातार उनके साथ घूम रहे थे, वो गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे। देखिए उत्तर प्रदेश के सामने तो उदाहरण है ना कि एक विधायक आपके, एक विधायक हमारे, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि योगी आदित्यनाथ जी ने किस प्रकार की कार्रवाई की है। देखिए कुलदीप सेंगर आपकी पार्टी से भी विधायक रहे हैं, उससे पहले बसपा में भी रहे, कांग्रेस में भी रहे, लेकिन जेल की तलाशें भाजपा की सरकार रहते हुए देखी है। ये उदाहरण मत दिया करिए, नुकसान होता है आपका। और आप खुद गंगा में जो लाते बार बार कह रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश की जनता इसका आपको खामेगा भुगतना। आपको हमारे नुकसान की चिंता, नोटबंदी को लेकर आपको हमारे नुकसान की चिंता ऐसे ही सवाल उठाए थे आपने। ठीक है वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस पार्टी की नजर में ये क्या है? अखिलेश यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो बीजेपी से डर गए या कांग्रेस से डर गए? वरुण पुरोहित जी को तो आज भी बचा रहे हैं आप। अरे अब मैं बोल लूं, आप दोनों शांत हो जाएं। सुशांत जी क्या पूछा आपने? मैंने ये पूछा कि अखिलेश यादव अगर मैनपुरी से अपने गढ़ से चुनाव लड़ने के लिए सीट चुन रहे हैं तो वो बीजेपी से डरे हुए ज्यादा दिख रहे हैं या कांग्रेस पार्टी से? सुशांत जी, भारत में लोकतंत्र है, कानूनी प्रक्रिया करें तो योगी आदित्यनाथ जी अखिलेश जी जाके गोवा में, पंजाब में भी चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ, राहुल जी वायनाड से लड़ सकते हैं, तो कोई भी कहीं से लड़ सकता है, कोई कहीं से लड़ सकता है। और अडवाणी जी, अटल जी भी आ रहे, इंदिरा गांधी भी आ रही। चुनाव है, जनता तय करेगी। लेकिन जो राजनीतिक मूल्यों का हनन हो रहा है, आप देखिए कैसे आरोप लगाते हैं एक दूसरे पे। योगी जी क्यों लड़ रहे हैं, अयोध्या से क्यों नहीं लड़ रहे, अखिलेश क्यों लड़ रहे हैं? भाई स्वतंत्रता है, कहीं से भी लड़ो। ये इश्यू नहीं है, इश्यू है जनता को क्या चाहिए। मेन इशू वो है, जनता किस चीज से परेशान है, क्या चाहिए। वर्तमान जो सरकार थी उसने क्या किया जनता की भलाई के लिए, क्या नहीं किया, उसमें। अच्छा, लेकिन वरुण जी एक बात बताइए ईमानदारी से, जैसे ही जब ये एनालिसिस हम लोग कर रहे थे कि योगी जी गोरखपुर से लड़ेंगे, तब आप लोगों के पास सारा राजनीतिक ज्ञान था। जैसे ही अखिलेश जी की बारी आई, आप लोगों का ये कहना कि देश स्वतंत्र है, कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, सारी सीटों से लड़ सकते हैं, ये वाला राजनीतिक विश्लेषण अचानक से कैसे, किस कोने से निकला मन के? नहीं, अचानक से नहीं आया। अब आप मेरे को डीपली ले जाना चाहते हो तो मैं उस पर भी कमेंट कर देता हूं। इन लोगों की जैसा अयोध्या से योगी जी इसलिए नहीं लड़े, वहां पे हजारों लड़के लड़कियां इकट्ठे हो गए थे। उन्होंने, आप लोगों ने भी शो किया था, प्रश्न किए इन्होंने कि भाई हमको क्या मिल जाएगा, पीएचडी मिल जाएगी क्या, मंदिर में ये हो जाएगी सब। तो वो देखिए, मैं कह रहा हूं योगी जी तो इस चुनाव में जीरो है। मोदी जी बनाम दूसरे चुनाव हो रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी ऐसी पॉलिटिसाइज कर रही है, मोदी जी को ही। अच्छा, एक चीज और बताए, पब्लिक अभी सोच रही होगी, सर वरुण भाई आ रहा हूं, शुभ्रो कमल दत्ता आपके पास, कि अब तो अखिलेश जी का भी नाम आ गया, योगी जी का भी नाम आ गया। हालांकि आप पिछले शो में कह चुके हैं कि प्रियंका जी ऐसा छोटा मोटा चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन क्या कुछ परिस्थिति बदली है? प्रियंका जी ये छोटा मोटा चुनाव लड़ने का मन बनाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है सुशांत जी। प्रियंका जी जहां तक मेरी जानकारी चुनाव नहीं लड़ेंगी, उनको पूरी पार्टी का काम करना है, राष्ट्रीय स्तर पे भी करना है। अच्छा, ये लोग काम ज्यादा नहीं करते इसलिए लड़ ले रहे हैं। नहीं, लड़ने को तो जीतेंगी, कोई रह नहीं सकता। मैं आपको आज चैलेंज करता हूँ, अगर वो चुनाव लड़े तो आप लोग कोई रह नहीं सकते, क्योंकि आप तो इंदिरा गांधी का चेहरा देख देख के भयाक्रांत होते रहते हो। जिस परिवार, सर आप कह रहे हैं ना कि अरे उनको पूरी पार्टी का काम करना है। वरुण पुरोहित जी, मैं कह रहा हूं उनको पूरी पार्टी का काम करना है, तो अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? पार्टी का एक हिस्सा संभाल रहे हैं क्या, जो चुनाव लड़ने उतर गए? देखिए सुशांत जी, मेरी आदत नहीं है दूसरी पार्टी के नेताओं के बारे में टिप्पणी करना। अभी आप योगी जी का पूरा बता रहे थे, अयोध्या में क्यों नहीं लड़े? आपने मुझे कहा डीपली बताओ, तो मैं ही कह रहा हूं डीपली बताइए कि प्रियंका जी कैसे पूरी पार्टी संभाल रही हैं। मैंने कहा पार्टी निर्णय करेगी तो लड़ेंगे। सबने ये जवाब दिया ना, योगी जी के लिए भी बीजेपी वाले यही कहते थे, अयोध्या से लड़ेंगे। शुभ्रो कमल दत्ता, क्या प्रियंका वाड्रा इस चुनाव में उतरेंगी, आपको लगता है? और क्या अगर वो उतरती हैं तो अखिलेश का लड़ना, योगी का लड़ना और प्रियंका का आना कुछ इस चुनाव को दिलचस्प बना सकता है क्या, शुभ्रो कमल दत्ता?
सुशांत भाई दो बात कहना चाहूंगा। एक तो प्रियंका वाड्रा जी के परिपक्ष में, प्रियंका वाड्रा जी अगर चुनाव लड़ती है तो बहुत अच्छी बात है, पर कहां से लड़ेगी चुनाव? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इनकी जो पोस्टर गर्ल है वो ही तो भाजपा में शामिल हो गई है। तो कांग्रेस की इसी से तो दशा और परिस्थिति समझ में आता है यूपी में, और इसलिए प्रियंका वाड्रा जी चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, क्योंकि उनको पता है कि क्या होने वाला है 10 मार्च को अगर वो चुनाव लड़ेगी। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि श्रीमान अखिलेश जी जो गए हैं अभी मैनपुरी से चुनाव लड़ने, अरे राठी भाई मैं आपके बात से सहमत हूं। मैं कहता हूं 80% नहीं 90% जनता आपके साथ में है, सपा के साथ। तो अखिलेश जी अयोध्या से चुनाव लड़े, गोरखपुर से लड़े या फिर काशी से लड़े ना। जब 80% 90% लोग आपके साथ है यूपी के, तो चुनाव लड़ने में अयोध्या से या फिर गोरखपुर से या फिर काशी से डर क्यों और इतना घबराहट क्यों? मैनपुरी क्यों गए अपने खुद के केले में? आजमगढ़ में भी चुनाव नहीं लड़ सकते थे क्या? जनता ने मना कर दिया था क्या आजमगढ़ के कि आप यहां से चुनाव मत लड़िए क्योंकि आपका जमानत जब्त हो जाएगा, और इसलिए मैनपुरी पे भाग गए हैं। ठीक है, विजय राठी जवाब देना चाह रहे हैं। विजय राठी बोलिए। पूरे उत्तर प्रदेश में जितने जिले हैं सभी संगठनों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रस्ताव भेजा, और इसमें यह नहीं हुआ था अभी कि कहां से लड़ना, वो एक सीट उन्होंने चुनी है वहां से चुनाव लड़ने के लिए। एक बात। दूसरी बात, इनसे पूछिए महानुभाव से, ये पवन पांडे समाजवादी पार्टी के कहां से विधायक हैं? बता सकते हैं आप? ये समाजवादी पार्टी ही है। पूछा उसका जवाब दीजिए ना। ये समाजवादी पार्टी है। 80% का ढिंढोरा तो आप लोग है ना। तो अयोध्या से लड़े या मथुरा से लड़े या फिर वाराणसी कहां से चुनाव लड़ना? नहीं, आप हमें बताएंगे कि हमें चुनाव कहां से लड़ना? नहीं, अरे पर आप भी बता रहे थे अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ को कहां से लड़ना है। आप भी कुछ दिन पहले बता रहे थे योगी आदित्यनाथ को कहां से लड़ना है। जनता आपको समझ चुकी है और जनता ने आपका बोरिया बिस्तर बांध दिया। विजय राठी जी, विजय राठी जी मेरा प्रश्न सुनिए। 10 लाख विजय राठी जी मेरा प्रश्न सुनिए। आपसे आज कोई नहीं पूछ रहा होता, विजय राठी जी आज आपसे कोई नहीं पूछ रहा होता कि अखिलेश यादव एक सेफ सीट क्यों चुन रहे हैं। अगर उन्होंने पहले खुद ही घोषित कर दिया होता कि वो इस बार चुनाव लड़ेंगे, वो योगी जी और बीजेपी के पीछे पीछे, ये घोषणा होने के बाद कि योगी चुनाव लड़ेंगे, पीछे पीछे ना आए होते। अगर उन्होंने खुद ही पहले घोषणा कर दी होती कि मैं यहां से चुनाव लड़ूंगा, वो योगी जी के सीट अनाउंस होने की घोषणा का इंतजार नहीं करते। अगर योगी जी के सीट की घोषणा के बाद आप लोग ये सवाल ना उठा रहे होते कि अरे ये डर गए, घर चले गए, इनको घर भेज दिया गया, तो बाकी लोग भी नहीं पूछ रहे होते कि अखिलेश यादव घर से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। ये वजह है कि आपसे आज पूछा जा रहा है। देखिए, मैं सुशांत जी एक बात बता दूं आपसे कि जब पार्टियां चुनाव में जाती हैं तो जिस तरीके से घोषणा पत्र और पार्टी के प्रत्याशियों के नाम किसी के पहले डिक्लेयर होते हैं, किसी का बाद में होता, उसमें फिर ये आरोप लगाना एक दूसरे पे कि साहब मैंने ये घोषणा की और आपने मेरी देख करके कर दी। कोई भी अगर इतनी सारी पार्टियां हैं जब घोषणा करेंगी तो कोई पहले नंबर पे होगा, कोई दूसरे नंबर पे होगा। ये कहां से बात आ गई कि अगर योगी जी ने पहले कहा कि चुनाव लड़ना है तो अखिलेश जी भाग के उनसे पहले डिक्लेयर करें? हम इस दौड़ भाग में नहीं है। नहीं, भाग के नहीं करे सर। अखिलेश जी तो कल भी कह रहे थे, राठी भाई, अखिलेश जी तो कल भी कंफ्यूज्ड थे, कह रहे थे आजमगढ़ की जनता से पूछकर चुनाव लड़ूंगा अगर चुनाव लड़ा तो। आप ये बताइए, माननीय अखिलेश यादव जी ने शुरू से एक बयान दिया कि पार्टी संगठन तय करेगा चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना। ये कब से बोल रहे हैं वो? ये शुरू से बोल रहे हैं। तो पार्टी संगठन क्या बीजेपी के साथ काम करता है हमारा कि उनसे पहले डिक्लेयर करना है? हम ये पहले और दूसरी वाली में नहीं है, हम काम की और मुद्दों की राजनीति में है। अच्छा राठी भाई ईमानदारी से बताइए, राठी भाई आप ईमानदारी से बताइए, आपने सुना ना वो वाला गाना सुना है आपने, वो पंक्तियां सुनी होंगी, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। समाजवादी पार्टी के लिए ये नहीं है त्वमेव पार्टी संगठन त्वमेव। तो क्या अखिलेश यादव संगठन और पार्टी से पूछ रहे हैं? क्या ये सब बात है? सुशांत भाई सबका देखिए अपना टाइम कोर्स होता है। हमें कब चीज क्या घोषणा करनी है वो हम अपने अनुसार करते हैं। टाइम की बात थी राकेश जी, ये टाइमिंग का मसला था। टाइमिंग देखकर अखिलेश जी उतरे हैं। आप लोग इसको ये मत बोलिए कि योगी जी के पीछे पीछे आए। मैं एक चीज आपसे बताऊं, हमने आज पुरानी पेंशन का किया, हम 10.5 लाख कर्मचारी। नहीं, इसका जवाब पहले राकेश जी को देने दीजिए। राकेश जी ये उनकी टाइमिंग है, आप लोग टाइमिंग नहीं देख पा रहे हैं, ये उनकी टाइमिंग है और इस टाइमिंग से वो उतरे हैं। राकेश जी तो राकेश जी सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूं कि क्यों ये सवाल उठाया जा रहा है। अखिलेश यादव जी ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा
कि भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आने के बाद समाजवादी पार्टी अपना मैनिफेस्टो लाएगी। यानी वो रुक करके इंतजार कर रहे हैं कि भाजपा क्या करेगी, तब उसके बाद हम उससे नकल करके अपनी अकल लगाएंगे। सच्चाई यही है ना कि योगी जी के चुनाव लड़ने का इंतजार कर रहे थे कि योगी जी चुनाव लड़ेंगे, तब उसके बाद समाजवादी पार्टी के भीतर से दबाव बढ़ा। आप बोलते तो मैं सुनता हूँ भाई, राखी जी के साथ बड़ी समस्या है। जैसे मैं बोलना शुरू करता हूँ, राखी जी लगातार बोलना शुरू करते हैं। राखी जी नहीं राठी भाई, अच्छा राठी भाई मैं आपको समय तो दे रहा हूं ना, प्रॉपर समय दे रहा हूं। आप उनको बोलने दे, फिर आप बोले, फिर आप बोलते हैं, फिर वो बोलते हैं। अच्छा लगता है सुनने में, मजा आता है चीजों को। जी देखिए राखी जी, इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी जब सरकार होती है ना, तो आप पूरी शिक्षा व्यवस्था को नकल के भरोसे छोड़ते हैं। और अखिलेश यादव जी बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि थोड़ी बहुत नकल तो चलती है। ये उनकी स्टेटमेंट है, अखिलेश यादव जी की स्टेटमेंट है। इसलिए हम कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के निर्णय के बाद, उनकी घोषणा के बाद समाजवादी पार्टी के भीतर बेहद दबाव था कि अखिलेश यादव भी चुनाव लड़े, और नकल करके अब वो चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। और जहां से उनके पिताजी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से जीते हैं, उस सीट पर जा रहे हैं पापा की छाव में, अपने पिताजी की छाव में अपने। लेकिन वहां भी वो हारेंगे, पराजित होंगे। दूसरी बात, आप अपना मैनिफेस्टो पूरी जारी कर रहे हैं, रोज नई नई घोषणाएं करते हैं। मैनिफेस्टो पूरा जारी करिए ना आप। भाजपा के मैनिफेस्टो नहीं, पर ये सर उनका मन जब वो करे मैनिफेस्टो, मैं एक बात और साथ में, उनका मन ना करे मैनिफेस्टो, ये क्या बात हुई राकेश जी? उनकी टाइमिंग अपने हिसाब से चलेगी। नहीं, वो ये क्यों कह रहे हैं कि भाजपा की जारी करने के बाद अब जारी करेंगे? जब ये कहते हैं तब सवाल उठता है। वो कहना कि हम अपनी योजना, राठी जी ये क्यों कहते हैं बीजेपी की का मैनिफेस्टो आएगा फिर हम करेंगे? देखिए मैनिफेस्टो जारी हमारा बाद में हो, लेकिन उसकी एक एक घोषणाएं तो हम डेली एक एक 2-2 दिन के अंतराल पे कर रहे हैं ना। हमने 300 यूनिट बिजली की ये की। और मैं बता दूं क्यों हम कह रहे हैं इनके बाद, सुनिए इनका। देखिए सुशांत भाई, मुझे सिर्फ 30 सेकंड दीजिएगा, 30 सेकंड। हम इसलिए कह रहे हैं इनके बाद, इनका ये लोक संकल्प पत्र है हमारे पास, ये रहा। ये मैं आपको दिखा दूं, इसका कोई सा पेज उठा लीजिए, इनका झूठ का पुलिंदा है ये, झूठ का। इन्होंने कहा फसली ऋण माफ नहीं हुआ, गन्ना भुगतान 14 दिन में नहीं हुआ, गन्ना बकाया 120 दिन में नहीं हुआ। 2022 तक आमदनी किसानों की दुगनी नहीं हुआ, नहीं हुआ। 5 साल में 70 लाख रोजगार नहीं हुआ। ये झूठ का पुलिंदा है, ये झूठ का पुलिंदा, पूरा झूठ, ये पूरा झूठ है। 500 करोड़ का अम्बेडकर के नाम पे फंड बनेगा, नहीं बना। चौधरी चरण सिंह के नाम पे कोष बनेगा 75 जिलों में, चौधरी साहब का नाम। अच्छा राठी भाई, मैं इस पर एक आपको उदाहरण देता हूं। राठी भाई इसका एक उदाहरण देता हूं। हम लोगों का चैनल आपको भी पता होगा, सारे न्यूज चैनल्स फिल्म सिटी नोएडा में। पहले के जमाने में जब फिल्म सिटी नोएडा से रात में अगर महिला एंकर को मान लीजिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा की तरफ जाना पड़ता था अकेले ड्राइव करके, या पुरुषों को भी जाना पड़ता था, तो एक तनाव रहता था। आज वो तनाव नहीं है, मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूं। महिलाएं रात में 11 बजे शो करके और फिर 11:30 पे पैकअप करके और उसके बाद घर जा रही हैं अकेले ड्राइव करके। अच्छा सुशांत जी, ये तो रास्ते में क्या मिलता है? वो डायल 100 गाड़ियां मिलती होंगी ना खड़ी हुई, जो अखिलेश जी ने चलाई थी। अरे भाई गजब बात है, झूठ मत बोलिएगा सुशांत भाई। राकेश जी ये डायल 100 वाली गाड़ियों का कारनामा है, जो 2017 के पहले ये विश्वास पैदा नहीं कर पा रही थी, अब वो इफेक्टिवली पैदा कर पा रही है। अब आपने जवाब नहीं दिया मेरा। नहीं अच्छा एक मिनट नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। वो डायल 100 वाली गाड़ियां दिखती हैं सर, लेकिन दिखती वो पहले भी थी, तब विश्वास नहीं पैदा होता था कि ये बचाएंगी या नहीं बचाएंगी। अब वो विश्वास पैदा होता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हो सकता है कई लोग सहमत ना हो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। नहीं मैं इसके साथ में एनसीआर में क्यों बड़ा? ठीक है, राकेश जी कुछ जोड़ रहे हैं, सुनिए भाई, राकेश साहब सुन लीजिए। देखिए आपके समय में डायल 100 के लिए एक स्लोगन चला करता था कि 100 नंबर दबाने से आती है, 200 लेकर के जाती है। आपके समय में भ्रष्टाचार का आलम ये था, आपने पुलिस को इतना भ्रष्ट कर रखा था, उसका राजनीतिक तौर पर इतना इस्तेमाल करते थे। ये छवि थी उत्तर प्रदेश पुलिस की उस समय पुलिस के आपने हाथ बांध रखे थे। रामपुर में आजम खान की भैंसें खोजने के लिए आपने पुलिस लगा रखी थी। लेकिन आज यही पुलिस है, उसके हाथ हमने स्वतंत्र किए हैं, और इसी पुलिस ने आज 150 अपराधियों को स्वतंत्र कर दिया, को मार दिया उठा के। आज उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र कर दिया। सुशांत जी पूरे उत्तर प्रदेश में बावरिया गिरोह का कच्चा स्वतंत्र कर दिया था, लेकिन निर्दोष लोगों को उठा करके पुलिस मारने लगी। पता नहीं चल रहा है क्यों? नहीं राकेश जी इसमें मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं। एक मैंने राठी जी को उदाहरण दिया, अब एक दूसरा उदाहरण देता हूं, क्योंकि आपने पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर दी। हमारे ही चैनल में हमारे साथी हैं, वो रायबरेली के हैं, उनके घर पर उनके पिताजी का देहांत हुआ, वो लोग गांव गए, पीछे से घर पर चोरी हो गई,
और इस बात को 2 महीना 3 महीना हो गया, आज तक चोर नहीं पकड़ा गया, ना रिकवरी हुई है। तो यह भी नहीं है कि राम राज्य आ गया है, यह भी नहीं है कि घटनाएं खत्म हो गई और बोलने के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। नहीं, देखिए सुशांत जी, मैं इस बात को स्वीकार करूंगा कि कोई भी ऐसा राज्य ये इस बात का दावा नहीं कर सकता कि कोई भी आपराधिक घटना नहीं घटेगी, लेकिन मैं इस बात को फिर दावे के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध की हमने कमर तोड़ने का काम किया है। पेशेवर अपराधियों को हमने गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया है, एनकाउंटर में मार गिराने का काम किया है। आज पेशेवर अपराधियों पर हमने कंट्रोल किया है। आज कहीं पर किस प्रकार की कोई आपराधिक छोटी मोटी घटनाएं अगर होती है तो भी उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन लेती है, त्वरित गति से कार्रवाई करती है। कहीं कोई कार्रवाई शुभ्रो कमल दत्ता, आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर यूपी में ठीक हुआ है या खराब हुआ है? नहीं, बेशक बहुत हद तक ठीक हुआ है, बहुत और करने की आवश्यकता है, पर पहले के परिस्थिति के हिसाब से तो 100 गुना ज्यादा बेटर हुआ है। और कम से कम मैं इस सरकार में कभी किसी मुखिया से ये नहीं सुना हूं कि लड़कों से गलती हो जाती है तो माफ कर देना चाहिए, और इसीलिए यूपी के महिलाएं सुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि इस तरह के बयानबाजी जब कोई भी प्रदेश के मुखिया अगर दे तो उसके बाद आप समझ ही सकते हो कि कोई महिला अगर पीड़ित होती है, उनका अगर मॉलेस्टेशन होता है या फिर बलात्कार अगर हो जाता है तो कानून का दरवाजा खटखटा के भी उनको कहीं पर भी राय एक तरह से मतलब कि समाधान नहीं मिल सकता है और कहीं पर भी उनका उद्धार नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पे परिस्थिति तो बहुत ठीक है, राठी साहब जवाब देना चाह रहे हैं। विजय राठी जी जवाब झुटलाना उचित नहीं होगा ये इस बात को। प्रभु, आप सारे नाम ले लेते हो, ठीक है, मैंने सुना। कभी अपने मुंह से कुलदीप सेंगर बलात्कारी का कभी तो नाम ले दिया करो। अरे प्रभु, कभी तो ले लो नाम। अजय टहनी का जिसने गाड़ियां चढ़ा दी, जिसे बचा के आप कह रहे हो कि पुलिस के हाथ खोल दिए। सही बात है, योगी जी ने पुलिस के हाथ ऐसे बलात्कारी भाई, बलात्कारी सबके सब ही घिनौना अपराध करते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो कुलदीप क्यों ना हो या फिर प्रजापति क्यों ना हो। ठीक है, देखिए अब ज्यादा वक्त तो है नहीं, 10 मार्च को नतीजे आने हैं, चुनाव सामने खड़े हैं। अखिलेश यादव की बात हो रही है कि मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे, करल से। योगी आदित्यनाथ की बात चल रही है, गोरखपुर से लड़ेंगे। जनता तय कर लेगी कि कौन सेफ सीट चुन रहा है, कौन नहीं चुन रहा है, किसने विकास किया, किसने जो है वो लोगों को घर में धकेल दिया क्योंकि बाहर सेफ नहीं फील हो रहा था। सब सामने आ जाएगा, लेकिन आप लोग जो आंकड़े बताते हैं, जो बातें रखते हैं, वो इस चुनाव तक लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ये भी बड़ा जरूरी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए।